हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग सही होंगे। फैसले अपने लिए अपनी सोच से करना मेरे दोस्त। जमाने का क्या, आज तुम्हारे साथ खड़ा है, कल मेरे साथ बैठा होगा। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है। जो जितना घिसेगा ना वो उतना ही चमकेगा। इसलिए आप मेहनत बहुत ज़बरदस्त कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए, जब तक कि आपकी मंजिल आपके पास ना आ जाए। इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपकी मेहनत आपकी रंग ला दे। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में कोशिका के बारे में बताऊंगा कि सेल क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक है, जो सन 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और इन्हीं वैज्ञानिक ने जो है कि एक प्रकार का कार के कैम्बियम लेकर के उसका स्लाइड बना करके अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई दी और उस संरचना को इन्होंने जो है कि सेल नाम दे दिया, अर्थात वो मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, लेकिन मृत कोशिका की खोज किया था। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक था। ल्यूवेनहॉक ये आए सन 1674 ईस्वी में। ये नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। सन 1674 ईस्वी में अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो देखा, संवर्धन कराते समय देखा कि कुछ छोटी छोटी जीव इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन जीवों को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कोशिका कहा। यानी अपने रिसर्च में जो जीव पाए थे ना वो एक प्रकार की बैक्टीरिया थी। तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक भी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ही है, ये बता सकते हैं आप लोग। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ही है। बाद में एक साइंटिस्ट और आए, मिथियास स्लाइडेन। मिथियास स्लाइडेन। मिथियास स्लाइडेन सन 1838 की बात है। मिथियास स्लाइडेन जो ये वैज्ञानिक हैं, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। और ये वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि संसार में जितने प्लांट हैं सभी प्लांटों का निर्माण कोशिका से हुआ है। यानी कि जितने प्लांट, छोटा हो या बड़ा, सभी प्लांटों के बॉडी के स्ट्रक्चर और उनके अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो कोशिका के बदौलत हुआ है। यानी कि उनका फॉर्मेशन जो हुआ है किसी सेल के द्वारा ही हुआ है। ये किसने बताया था? स्लाइडेन ने। ठीक एक साल बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान 1839 में। ये वैज्ञानिक फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने यह बताया कि हमारे अर्थ पर जितने एनिमल्स हैं, चाहे छोटा एनिमल्स हो या बड़ा एनिमल, सारे के बॉडी के स्ट्रक्चर यानी उनकी बॉडी की जो बनावट हुई है वो सेल से ही हुई है। यानी कि जितने एनिमल्स हैं सबके बॉडी के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो कोशिका के बदौलत ही दिखाई देते हैं। ये चीज किसने बताया? स्वान ने। अब देखिए, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के कोशिका के प्रति एक डिफिनीशन दिया, एक परिभाषा बनाया कि संसार में जितने जीव हैं उनकी बॉडी की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होती है। अर्थात सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी कि उनके बॉडी का भी निर्माण कोशिका की होती है, उनके अंदर जितनी क्रियाएं होती है वो कोशिका ही कराती है। ये डिफिनीशन बनाया गया किनके द्वारा? ये दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। बाद में एक साइंटिस्ट और आए सन 1855 ईस्वी में, नाम था विर्चो। विर्चो नाम के साइंटिस्ट 1855 में आए। इन्होंने बताया कि जितने प्लांट या जितने एनिमल्स अगर
जन्म देता है अपनी पीढ़ी को अपने पृथ्वी पर बरकरार अवस्था में बनाए रखने के लिए, तो वो छोटा जीव जो है कि कभी न कभी बढ़ेगा, बढ़ करके अपने एडल्ट अवस्था को धारण करेगा या वयस्क अवस्था वृद्धावस्था तक जाएगा। एक दिन उसकी हमारे अर्थ से डेथ भी हो जाती है। ऐसे में कोई अगर जीव छोटा से बड़ा होकर के गया है तो उसके बॉडी में सेल की संख्या क्या हुई है? बड़ी है। सेल नंबर क्या हुए हैं? बड़े हैं। तो उस सेल आया कहां से है? बिरचो ने बताया, जिस प्लांट या जिस एनिमल्स के बॉडी के अगर ग्रोथ दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें सेल नंबर बढ़ रहा है, और उस सेल नंबर जो है यानी कि सेल का निर्माण हुआ है, तो उस सेल का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही हुआ होता है। अर्थात इजी शब्द में कह सकते हैं कि विर्चो ने बताया कि हमारे शरीर में जितनी नई कोशिका बन रही है ना, उन नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही हुआ होता है। यानी पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये किसने बताया था? विर्चो ने। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोशिका के शेप एंड साइज के, यानी कि आकार और आकृति क्या होते हैं। आकार और आकृति के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो पूरे विश्व के लेवल पर और एक खुद अपने शरीर के ऊपर पर। तो अगर देखा जाए पूरे विश्व के लेवल पर कि विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आंसर हम बता दें, माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें एक ही सेल होता है, लेकिन सबसे छोटा सेल इसको माना जाता है। यानी माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा जीव है जिसकी लेंथ जो है कि 0.11 माइक्रान से 0.3 माइक्रान तक होता है। माइक्रान क्या है? माइक्रान एक छोटा मापक है। जो अधिकतर जीव छोटे होते हैं, हमारी आंख से दिखाई नहीं देती है, उनका मापक माइक्रान हो सकता है, एंगस्ट्रॉन हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है। अर्थात बड़े चीजों को नापने के लिए बड़े मापन का यूज किया जाता है, और छोटे माइक्रोस्कोपिक चीजों को मापने के लिए छोटे मापन का यूज किया जाता है। तो माइक्रान एक क्या है? मापन है, जो बैक्टीरिया के लेंथ को मापता है, किसी छोटे स्ट्रक्चर के लेंथ को मापता है। तो ये भी तो छोटा है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया गया? माइक्रान। और देखा गया कितनी लेंथ है, तो आया 0.1 से 0.3 माइक्रान इसकी लेंथ होती है। और वहीं पर बात किया जाए कि सबसे बड़े सेल किस जीव के होते हैं, तो बता सकते हैं ऑस्ट्रिच एग का जो सेल होता है, यानी शुतुरमुर्ग का जो एग होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये अंडे की शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है वो लगभग जो है कि 135 एमएम से लेकर के 170 एमएम तक हो सकती है, इतनी लेंथ होती है। अगर जो है कि किसी प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट में एक एसिटाबुलेरिया नाम की एक शैवाल होती है, उसके क्या नाम होता है? एसिटाबुलेरिया नाम की एक शैवाल होती है, जिसके सेल लगभग 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए 10 सेंटीमीटर और यहाँ माइक्रान है, बहुत बड़ा अंतर है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे मान लीजिए जूट हो गया, सनई हो गया, ये क्या बोलते हैं, अलसी हो गया। इनके जो है कि जो प्लांट होते हैं ये रेशेदार होते हैं, इनके तंतुएं बड़ी होती है, तो उनमें से अगर सेल को निकाला जाए तो उनके सेल भी जो है कि लगभग 2 से 55 सेंटीमीटर के करीब आएंगे। सनई जो होता है, सनई हो गया, ठीक है। तो ये प्लांट में बता सकते हैं, हाई एनिमल्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इंसान के शरीर का जो कोशिका होता है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। इंसान के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होते हैं। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। मानव में देखो, यहाँ पर मानव लिख दे रहा है, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जो हमारे माइंड का 90% हिस्सा बनाता है। कितना? हमारे माइंड का
90% हिस्सा बनाता है, 10% ग्लियल सेल होते हैं। और न्यूरॉन की लंबाई देखा जाए तो 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होता है। अब सोचिए कि इतना बड़ा ये कोशिका है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग इतना छोटा है, कैसे उसको पैकेजिंग करके उसमें भरा गया है। 90 सेंटीमीटर बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि हमारे शरीर की ऐसी लंबी कोशिका है, ऐसी लंबी सेल है न्यूरॉन के नाम से जो जानी जा रही है, इसकी लेंथ 1 मीटर से भी बड़ी होती है। और संख्या की अगर बात की जाए तो अरबों में इसकी संख्या हमारे शरीर में होती है। हमारे दिमाग में 1 अरब खाली निकल जाएगा इसकी संख्या। काम क्या होता है इसका? किसी भी मैसेज को हमारे माइंड तक और किसी भी मैसेज को माइंड से हमारे और अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन सेल में एक खासियत होती है कि कभी इसमें डिवीजन नहीं होता है, विभाजन कभी ये करती नहीं है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। जिस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है वो कोशिका विभाजन नहीं करती है, वो कोशिका विभाजित नहीं होती है। अगर दिमाग में हल्का फुल्का चोट लगा तब तो मान लो इस खोपड़ी कपाल वगैरह जो है कि रोक लेते हैं सब, लेकिन हचाक दे एकदम कस के मार दिया जाए तो अंदर तक अगर घाव चल जाएगा। ये जब विभाजन इसमें हो गया तो समझ लो कैंसर दिमाग का हो जाएगा, कभी सही नहीं होगा, क्योंकि दिमाग का कैंसर कभी सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कैंसर कब होता है? जब सेल एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ कर लेती है, या जब जो है कि कोई सेल एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाती है तो वो कैंसर का कारण, वो ट्यूमर बना करके कैंसर का कारण बना देगी। ठीक है, और इसी तरह चोट लगने की वजह से अगर दिमाग में कैंसर हो गया इसके डिवाइड होने की वजह से, तो समझ लो वो सही होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बता सकते हैं कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, बड़ी कोशिका जो होती है वो मादा का ओवम होता है, यानी अंडाणु। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। और देखिए बहुत से लोग लंबी और बड़ी में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ फर्क। जैसे हमने क्वेश्चन आपसे कर दिया कि कुतुब मीनार बहुत लंबा है और लाल किला बहुत बड़ा है, अंतर आप समझ गए होंगे कि उसको लंबा क्यों बोला जा रहा है और लाल किला को क्यों बड़ा बोला जा रहा है। उसी तरह से लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, बड़ी कोशिका, बड़ी सेल जो होती है वो अंडाणु होता है। और सबसे छोटी सेल इंसान के शरीर का, मानव का स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु ये मानव की सबसे छोटी कोशिका में आता है। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर की बहुत सी ऐसी सेल हैं जो अपने आकार और आकृति को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे मान लो WBC है, वो अपना आकार और आकृति हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, जैसे अमीबा की आकृति फिक्स नहीं होती है, वैसे हमारे शरीर की, हमारे WBC के आकार और आकृति फिक्स नहीं होती है, शेप और साइज हमेशा चेंज करता रहता है। अब दोस्तों हम संगठन के आधार पर बात करते हैं कि सेल जो होता है संगठन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संगठन के आधार पर जो सेल होती है ना, 2 प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। संगठन के आधार पर 2 प्रकार के सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक। दोनों में अंतर होता है। प्रो का मतलब होता है असत्य, प्रो का मतलब क्या होता है, असत्य। कैरियोट शब्द का अर्थ होता है केंद्र, यानी असत्य केंद्र का मतलब गलत केंद्रक वाले या केंद्रक के अभाव वाले। तो ऐसी सेल जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक होते ही नहीं है, उन सेलों को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। उदाहरण में जैसे हमने यहाँ पर बैक्टीरिया लिख दिया। बैक्टीरिया एक ऐसी कोशिका है, बैक्टीरिया एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक के अंदर जो पार्ट होते हैं DNA, RNA, वो क्रोमेटिन के रूप में होंगे, लेकिन केंद्रक का पूरा जो है कि स्पष्ट रूप बैक्टीरिया के अंदर नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा नील हरित शैवाल। और जो सबसे छोटी सेल हमने बताया था माइकोप्लाज्मा, वो भी प्रोकैरियोटिक में ही आता है, क्योंकि उसमें भी केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कौन सा? माइकोप्लाज्मा।
ये तीन चीज, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें खासियत होती है। पहला खासियत कि उसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, और दूसरी खासियत ये है कि जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो इनमें दिखाई नहीं देता है। इस वजह से साइंटिस्टों ने ऐसी सेलों को प्रोकैरियोटिक सेल में रख दिया है, शामिल कर दिया है। और दूसरा नंबर पर यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं काफी डेवलप टाइप की होती है और उसमें पूरी तरह से सेल ऑर्गेनेल्स जितने होने चाहिए सब दिखाई देते हैं, और केंद्रक भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे मान लो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ये दोनों सेल जो है कि यूकैरियोटिक सेल है। हम लोग के अंदर के जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। जैसे देखिए, ये यूकैरियोटिक में प्लांट सेल दिखाया गया है, यूकैरियोटिक में एनिमल सेल दिखाया गया है। दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। जो प्लांट सेल होते हैं ये एनिमल सेल की अपेक्षा साइज में बड़े होते हैं, और इनको अलग इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेलवाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेलवाल नहीं पाई जाती है, इसलिए दोनों को अलग किया गया है। इसके जो शेप एंड साइज होते हैं, देखिए कुछ षटकोण के आकार के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो एनिमल सेल जो होते हैं ये षटकोण के आकार के न हो करके ये गोलाकार होते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं, लेकिन इस आकार में कभी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला मैं वीडियो पार्ट 2 कल बना करके आप लोगों को शेयर करूंगा।